नमस्कार मित्रों। तो मौर्य जो युग का था उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन है मित्रों। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 बराबर गुफा संबंधित है आजीविकों से, जैनियों से, बौद्धों से या ब्राह्मणों से। तो सही उत्तर है बराबर गुफा संबंधित है आपकी आजीविकों से। 152 अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? शिलालेख 2, स्तंभलेख 7, शिलालेख 12 या शिलालेख 13। तो सही उत्तर है सी। जिस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह है शिलालेख 12। 153 प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, मास्की, कालसी, सारनाथ या बैराट। तो प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है वो है मास्की। 154 दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र। तो सही उत्तर है दक्षिण भारत का क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था वो है आपका तमिलनाडु। 155 अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? 32वें वर्ष, 26वें वर्ष, 20वें वर्ष या 13वें वर्ष। तो अपने शासनकाल के जिस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया, 20वें वर्ष। 156 अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? कभी कभी 8वीं जनजाति भी होता है। 8वीं जातियों का उल्लेख किया है 5वें, 11वें, 12वें या 13वें। तो अशोक ने जिस शिलालेख में 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है वह है आपका 13वें। 157 निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? सारनाथ, रामपुरवा, सांची या फिर संकीसा। तो वृषभ शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ स्थित था आपके रामपुरवा में। 158 अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। इसका उल्लेख है लघु शिलालेख 1, स्तंभलेख में, बैराट अभिलेख में या शिलालेख 13वें। तो सही उत्तर है शिलालेख 13वें में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा अशोक ने, इसका उल्लेख है। 159 सांची के स्तूप के निर्माता थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, बिंदुसार, अशोक। तो सांची के स्तूप के निर्माता आपके जो थे वो है अशोक। 160 कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है शिलालेख 13वें से, लघु शिलालेख 1 से, रुमनदेही स्तंभलेख से या वेनसांग से। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है शिलालेख 13वें से। बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? शिलालेख 13वें, शिलालेख 6, भाब्रू लघु शिलालेख या स्तंभलेख 4। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख भाब्रू शिलालेख में मिलता है। 162 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। ये कथन आपका गलत है। आप भी अनुमान लगाइए मित्रों। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म में की परिभाषा दी है, ये भी गलत है। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभलेख में दी है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और ये चौथा कथन अशोक ने उड़ीसा के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया, गलत है। नेक्स्ट
163 अशोक का कौन सा शिलालेख 5वें यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन जो शिलालेख करता है 13वां शिलालेख। 164 अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे हैं युक्त, राजुक, प्रादेशिक, धम्म, महामात्र, अस्त्राध्यक्ष एवं ब्रजभूमिक, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र एवं प्रदेष्टा, समाहर्ता, सन्निधाता एवं आटविक। तो जिन 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं वे हैं आपके युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक। 165 अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? हाथी, अश्व, वृष या सिंह? हाथी, वृष, सिंह, अश्व, सिंह, वृष, अश्व, हाथी या फिर अश्व, सिंह, हाथी, वृष? तो प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम आपके हैं अश्व, सिंह, हाथी और वृष। 166 अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 13वां, स्तंभलेख 7वां, लघु शिलालेख? तो जिसमें पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है वो है शिलालेख द्वितीय। 167 निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभलेख, प्रथम लघु शिलालेख? तो अशोक के जिस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है अभी आया था मित्रों 13वां शिलालेख। 168 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? शाहबाजगढ़ी, मास्की, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 169 अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वितीय, षष्ठ, द्वितीय स्तंभलेख या द्वादश शिलालेख? तो सही उत्तर द्वादश शिलालेख अशोक का वह अभिलेख है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत हैं। 170 निम्नलिखित में से किन स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश, दिव्यावदान? तो सही उत्तर अशोक ने कलिंग में घमासान युद्ध किया। यह बात हमको केवल 2 मतलब अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। 171 देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? अशोक, दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ? तो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी आपके अशोक और दशरथ ने। 172 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? अशोक के शिलालेख का गिरनार संस्करण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस या फिर देवी चंद्र गुप्तम? तो जो स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 173 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? लघु शिलालेख अरोरा, स्तंभलेख 7, लुम्बिनी स्तंभलेख, पृथक कलिंग शिलालेख? तो सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं यह घोषणा
पृथक कलिंग शिलालेख में हुई। वन 174 यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? डी.आर. भांडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंदा, विलियम जोन्स। तो जिसने सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया वो थे विलियम जोन्स। वन 175 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने चारों में कुछ रियायतें की घोषणा की? लघु शिलालेख सासाराम, भाब्रू बैराज लेख, लुम्बिनी स्तंभलेख, शिलालेख 12वां। तो सही उत्तर है आपका सी, लुम्बिनी स्तंभलेख। वन 176 निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है? सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो सही उत्तर है मौर्य स्तंभ सिंह शीर्ष का है आपका चारों का, सारनाथ, सांची, कोल्हुआ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। 177 अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफा खुदवाई थी? आजीवक, महासंघिक, निघंट, थेरवादी। तो सही उत्तर है बराबर पहाड़ी पर जिसके लिए गुफा खुदवाई थी वो थे आजीवक। वन 178 अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? एंटियोकस द्वितीय, टॉलमी द्वितीय, डेरियस या एंटीगोनस गोनाटस। तो सही उत्तर है अशोक का शासन जिस अन्य शासक के साथ समानता रखता है टॉलमी द्वितीय। 179 अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता डैश ने ग्रहण की थी? अश्वघोष, मोगलीपुत्र तिस, कुशवरी भट्ट या संघमित्र। तो सही उत्तर है अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता आपके मोगलीपुत्र तिस ने ग्रहण की थी। 180 अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? चोल, पल्लव, पांड्य या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दक्षिण में जो राज्य अस्तित्व में नहीं था बी, पल्लव। 181 सन 1837 में खोज किए गए शासनों में से एक शासन जिसमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया है वह है मनसेरा शासन, मास्की शासन, सारनाथ शिलालेख या गिरनार शासन। तो सही उत्तर है मास्की शासन। 182 अशोक के कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? द्वितीय स्तंभलेख, द्वितीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। तो जिस अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है अशोक ने वो है द्वितीय स्तंभलेख। 183 अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? महापात्र, धर्म महापात्र, राजुक या फिर पुलिस। तो अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी आपका धर्म महामात्र था। 184 श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक के समकालीन थे? अभय, देवानाम्पिया तिस्सा, मुत्तासिवा या पकंदुला। तो श्रीलंका के उस राजा का नाम जो अशोक के समकालीन थे देवानाम तिस्सा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है मित्रों। अब ये देखिए यहाँ पे 4 शब्द हैं और उनके अर्थ भी दिए गए। तो चलिए आप यहीं से मिलाना शुरू करते हैं। मुहासिबा, अर्थ लगाइए। मुहासिबा लेखे जोखे का ब्यौरा। ये मध्यकालीन का लगता है क्वेश्चन आ गया मित्रों, कोई बात नहीं। मुतालिबा, सरकारी खजाने के दावे।
मुकर्रर तलब, यह है स्वीकृत दावे, तलब वैतनिक दावे। तो गलती हो जाती है, यहाँ भी गलती से ही दे दिया गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। सीरिया का थिरोज, ये था समकालीन। फिलाडेल्फस का टालमी था कि नहीं मित्रों? बिल्कुल था। मैसिडोनिया का एंटीगोनस, ये मित्रों बिल्कुल था। कुरैनी का मग, ये भी था। सेलुकस निकेटर, ये आपका नहीं था। तो अनुमान लगाइए मित्रों, इसी से फ़ायदा होने वाला है और सिर्फ पढ़ते पढ़ते से भूल जाएंगे। वन 187, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर, एंटियोकस, एंटीगोनस, टॉलमी। तो सही उत्तर है आपका, देख लेते हैं मित्रों, यह है सी। तो सबसे पहले आपका आता है बी, एंटीओकस, और उसके बाद डी, टॉलमी, और फिर आता है एंटीगोनस, और फिर सिकंदर। 188, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? कारुवकी, तिस्रक्षिता, महादेवी, कुमारदेवी। तो अशोक के अभिलेख में जिस रानी का नाम का उल्लेख है वो है कारुवकी। तो मित्रों यहाँ पे दिया हुआ है आपकी तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। तो देख लीजिए, मझंतिक आपका किससे मैच करेगा? महारक्षित, महाधर्म रक्षित, सोन और उत्तर। तो एक एक करके करते हैं। मझंतिक आपका कश्मीर और गांधार। महारक्षित अनुमान लगाइए मित्रों, योन। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। सोन व उत्तर सुवर्ण भूमि। नेक्स्ट 190, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम, सभी के साथ समान व्यवहार, पापों से भय। तो जो अशोक के धम्म का पक्ष सैद्धांतिक नहीं है वो है आपका पापों से भय। 191, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म, ये आ जा रहा है मित्रों, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना, या अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो सही उत्तर है आपका डी, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। वन 192, धर्म का रूपांतर धम्म संबंधित है। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। तो धर्म का रूपांतर धम्म संबंधित है प्राकृत भाषा से। 193, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है देवताओं का प्रिय अशोक ने कहलवाया। 194, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? मिनांडर, अशोक, कनिष्क, हर्ष। तो जिस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, अशोक। 195, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र, मोगलीपुत्र तिस्स। तो अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था।
196 कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जो बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी वह है तृतीय। 197 किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त? तो अपने को देवताओं का प्रिय अशोक ने कहलवाया। 198 सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? राज्य प्राप्ति के चौथे वर्ष, राज्य प्राप्ति के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष? तो सम्राट अशोक ने कलिंग को राज्याभिषेक के 8वें वर्ष विजित किया। 199 काकना दबोट महाविहार कहाँ स्थित है? सांची में, मथुरा में, प्रतिष्ठान में या इनमें से कोई नहीं? तो काकना दबोट महाविहार स्थित है सांची में। 200 प्रतिवेदक का कार्य था? राजस्व एकत्रित करना, सेना का नेतृत्व करना, प्रांतों का शासन करना, घटनाओं की सूचना देना? तो प्रतिवेदक का कार्य था घटनाओं की सूचना देना। 201 निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? निग्रोध, मोगलीपुत्तिस, उपगुप्त, वसुमित्र? तो जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया वह था ए एंड सी, निग्रोध और उपगुप्त दोनों दिया है मित्रों। 202 पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, रैवत स्थविर, मोगलीपुत्तिस्य, वसुमित्र? तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य ने की। 203 अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें या 26वें वर्ष? तो अशोक ने अपने जिस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की वह था 20वां वर्ष। 204 बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन या दिगंबर जैन? तो बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके आजीवक थे। 205 अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? 5वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? तो अशोक के प्रधान शिला शासनों में जो धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है वो है मित्रों 11वां। 206 निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी, धौली? तो जो अशोक के शासन की प्रांतीय राजधानी नहीं थी वह है आपका धौली। तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी थी। 207 निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? लघुमान, सानीकुना, तक्षशिला, शाहबाजगढ़ी? तो जो अशोक का द्विभाषित अभिलेख है वह है आपका सानीकुना। 208 कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ? तो कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य जिसके शासनकाल में फैला वो है आपका अशोक।
209 दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? एरगुड्डी आंध्र प्रदेश, राजुलमंडगिरी आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक, सन्नति कर्नाटक। तो सही उत्तर है ए और डी, मतलब एरगुड्डी आंध्र प्रदेश और सन्नति कर्नाटक। कथन कारण है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता। कारण, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। दोनों सही हैं, व्याख्या सही है, या दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, या कोई एक? तो सही उत्तर है मित्रों, दोनों आपका सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 211 सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? अशोक, कनिष्क, मेनेंडर, अग्निमित्र, शुंग। तो सही उत्तर है स्तूप संख्या 1, जिसे महास्तूप कहा गया है, ईंटों से निर्मित भाग जिसके काल में बना था वो है अशोक। 212 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, उज्जैनी, नालंदा या वल्लभी। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। 213 मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है कौशाम्बी से, कुम्हार से, अतरंजी खेड़ा से या तक्षशिला से। तो लकड़ी के भवनों का प्रमाण आपका मिला है कुम्हार से। 214 मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था? सिक्कों का परीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था टकसाल का अध्यक्ष। 215 अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख या सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है वो है आपका सिद्धपुर अभिलेख। 216 अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली एवं सोपारा या उज्जैनी, मथुरा, एरागुडी। तो अशोक के शासनकाल में कुमार जहाँ नियुक्त थे वो था तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी। 217 निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघभेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष, शशांक। तो जिसने कठोर दंड का विधान किया था वो है आपका अशोक। 218 कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी। 219 निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुषाठक, सुविशाख, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु। तो जो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था वो है तुषाठक।
220 अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? साइरिन, मिस्र, एपाइरस, सीरिया। तो अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। 221 कथन कारण का फिर से आ गया है। कथन है, भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। तर्क, अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी है, या दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है, या कोई एक सही है। तो सही उत्तर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी दिया हुआ है। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था और अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ एक अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। क्वेश्चन 222 निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क। तो सही उत्तर है, देख लेते हैं, CADB, चाणक्य, कलिंग युद्ध, कनिष्क और उसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पहले C, फिर A, फिर D, फिर B, यह है सही। कलिंग युद्ध, चाणक्य, कलिंग युद्ध, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 223 अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। शासन के 8वें वर्ष में, शासन के 10वें वर्ष में, शासन के 13वें वर्ष में, शासन के 15वें वर्ष में। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण शासन के 8वें वर्ष में किया। 224 अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 225 अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अभय, पकंडुक, तिस या मुटसिव। तो अशोक का समकालीन सिंहल नरेश तिस था। कथन कारण का फिर से, तो डायरेक्ट कथन पे आते हैं। कथन 1, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। कारण, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है कि दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है कि कोई एक सही है। तो सही उत्तर C, आपका A सही है। सांची कला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन हुआ है। और B, R गलत है। सांची का बुद्ध के जीवन के साथ निकट संबंध नहीं था। टू 27 किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपहरवा, काशी, देवदा या सालवन। तो जिस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है वह स्थान है आपका पिपहरवा। 228 मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया, परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति। तो जो पतन के कारण नहीं है वो है आपका D, बाकी तीनों A, B, C पतन के कारण हैं। 229 सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? क्लाडियस, डाइमेकस, डायोडोरस या डायनोसिस। तो सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में डाइमेकस आया था।
230 मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वारोही, रथ और गज। तो कौन शामिल था मौर्य सेना में? तो सही उत्तर है आपका ये चारों ही शामिल थे, पदाति, अश्वारोही, रथ और गज। नेक्स्ट 231 श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? कर्टियस, डेरियस, कौटिल्य, टालेमी। तो श्वेत लोहे का संदर्भ देकर जिसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया वह है कर्टियस। टू 32 किसे मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था? डायोनिशस, मेगास्थनीज, प्लिनी या फिर पॉलीबियस। तो मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में डायोनिशस को भेजा था। 233 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था एक आपात कर, अंतर्जातीय प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर, विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर या फिर नियोग पर लगाया गया कर। तो अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर एक आपात कर था। 234 मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था चांदी तथा अन्य वस्तुओं का परीक्षक, गणिकाओं का प्रभारी, रंगमंच का प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक। तो रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक था। 235 मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था बंजर भूमि, राजकीय भूमि का राजस्व, चुंगी या फिर शिल्पकारों पर लगाया गया कर। तो मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि का राजस्व। 236 मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष या पण्याध्यक्ष। तो मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक पण्याध्यक्ष कहलाता था। 237 मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन थे? व्यापारी, कृषक, योद्धा या फिर दार्शनिक। तो मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर व्यापारी थे। 238 निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? डायोडोटस, अंतियोकस, अंतेकिन या टालमी फिलाडेल्फस। तो जो अशोक का समकालीन नहीं था वो है आपका डायोडोटस। अंतियोकस, अंतकेन, टालमी फिलाडेल्फस ये अशोक के समकालीन थे। 239 निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोट्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स या मैक्स मूलर। तो जिसने सैंड्रोकोट्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया वह है आपका विलियम जोन्स। 240 अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, जो कब्रों से भरी होती थी। तो अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, अदेव मात्रिक। कथन कारण 241 कथन मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है।
या दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, या कोई एक सही है। तो सही उत्तर है सी, एक सही है। आपका कथन सही है, कारण सही नहीं है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, ये गलत है। 242 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग थे व्यापारी, योद्धा, कृषक, दार्शनिक एवं शिक्षक। तो 7 वर्गों में जिसमें द्वितीय वर्ग जो था वो था आपका कृषक। टू 43 निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक। तो इन चारों में देख लीजिए मित्रों, कौन सा आपका सही रहेगा? पहले स्थानीय आएगा, कार्वतिक, द्रोणमुख या संग्रहण? तो सही उत्तर प्रशासनिक संरचना का सी, स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक, संग्रहण। स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक, संग्रहण। 244 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र या फिर हर्ष? तो जिस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 245 निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? तो जो राजा जैन सन्यासी हो गया अभी आया था चंद्रगुप्त मौर्य। 246 सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो सीरिया का राजदूत डायमेकस जिसके दरबार में आया था वह थे आपके बिंदुसार। 247 कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का शासक बना? हुविस्क, वाशिष्क, वासुदेव या फिर विम कैडफिसिस? तो कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात जो कुषाण वंश का शासक बना वशिष्क। 248 निम्नलिखित में वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। मौर्य, सातवाहन, गुप्त और वर्धन? तो सही उत्तर है सर्वप्रथम भू अनुदान जारी करने वाले आपके सातवाहन थे। 249 भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? हिंदी यूनानी, कुषाण, शक या फिर पार्थियन? तो भारत में सर्वप्रथम जिस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया वह थे हिंद यूनानी। 250 पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है स्ट्रैबो को, एक अज्ञात यूनानी नाविक को, मेगास्थनीज को या प्लूटार्क को? तो सही उत्तर है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक का श्रेय एक अज्ञात यूनानी नाविक को दिया जाता है। 251 शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21, 78, 135 या 248? तो शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच जितने वर्षों का अंतर है वो है सी, 135 वर्ष। 252 निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सिरी यज्ञ, सिरी सातकर्णी, पुलमावी चार या शिव सिरी पुलमावी? तो जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलमावी चार। 253
निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। तो जिन राजवंशों ने शीशे के सिक्के चलाए वो थे आपके सातवाहन। तो मित्रों यहीं समाप्त होता है मौर्य काल। इसके बाद गुप्त काल है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो ये सीरीज़ मित्रों इसी तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ। अब व्याख्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, अपने उत्तर का अनुमान लगाइए। मित्रों सबसे ज़रूरी है ये, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, देखिए आपका कितना गलत हो रहा है, बस टिक करते रहिए कितना गलत हो रहा है। तो ठीक है मित्रों, बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों।